फ्रेंड्स नमस्कार। आईएएस पीसीएस फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम दो महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करेंगे। पहली है कि 70वीं बीपीएससी मेंस को लेकर हम क्या अपनी अप्रोच रखें, अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे रखें, एग्ज़ाम हॉल में हमें कैसे करना है और अभी जो टाइम है उसको कैसे इफ़िशिएंटली यूटिलाइज करना है। दूसरा हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वैकेंसी है 2025 की, यानी कि 71st बीपीएससी को लेकर कि एग्जामिनेशन कब हो सकती है, नोटिफिकेशन कब आएगा और क्या वैकेंसी 70वीं की तरह रहेगी या क्या है, तो इसको लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 71st को ही बात कर लेते हैं। देखिए, सबको पता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी एन इलेक्टोरल ईयर, इलेक्शन है और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इलेक्शन है। तो बहुत महत्वपूर्ण साल है और बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन से डिसाइड होती हैं और ऐसा अंदेशा है कि बहुत सारी सीट इस बार भी आएंगी। तो आप मान कर चलिए कि आपको तैयारी करनी है। अगर जो लोग भी 70वीं का मेंस नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने समय को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अभी उनका जो फोकस है वो मेंस पर होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है वो मई लास्ट या जून में एक्सपेक्टेड है और जो एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में होगा। अब आपको एक बात लगेगा कि क्या ऐसा संभव है कि अभी तो 70वीं का फाइनल रिजल्ट आएगा नहीं, फिर एग्जामिनेशन कैसा होगा। पास्ट में अगर आप बीपीएससी का इतिहास देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि 64, 65, 66 तीनों एक साथ चले हैं। इसी तरह आप देखेंगे तो अदर एग्जामिनेशंस भी है, 67, 68 भी इसी तरह एक साथ चले हैं। तो ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि एक परीक्षा को डिले कर देंगे एक तरफ पूरी तरह से, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तब तक ये प्रीलिम्स करा लेंगे, मेंस करा लेंगे और उसका एग्जामिनेशन का पैरेलल प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आपका नोटिफिकेशन आएगा मई जून में, एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का सितंबर अक्टूबर में। तो मिनिमम मानकर चलिए अगर अक्टूबर में प्रीलिम्स होता है तो अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो आपके पास रफली 8 मंथ्स का टाइम है और 8 मंथ्स बहुत अच्छा टाइम है। और इतना समय प्रीलिम्स को एक्सक्लूसिवली देना बहुत ही कहेंगे कि एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। तो कर ये सकते हैं कि आप अभी जो अपना फोकस रखें वो मेंस पर रखें। अब ये बात आएगी कि मेंस के लिए क्या करना है। तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पूरी डिटेल हमने बता दी है कि आपको बार बार सेम ही चीज़ पर वीडियो बनाना कि क्या क्या पढ़ें वो ठीक नहीं होगा। आप उसको देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें। दूसरी बात रही कि मेंस में क्या फोकस करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आंसर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत कम, आप एक भी उत्तर लिखेंगे क्योंकि बहुत समय है, एक उत्तर लिख सकते हैं, दो उत्तर लिख सकते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा लिख लिया या दो छोटा उत्तर लिख लिया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो भी ठीक है। आप अपने करंट अफेयर्स जो पार्ट है उसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर्स से लिंक करके जब सवाल को बताएंगे तो उसमें हाई चांस है कि एक नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलने का संभावना रहता है हमेशा। आप अपने आंसर में अभी सोचने का समय है, तो आप इनोवेशन पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि कहाँ पर इंडिया का मैप बना दें या बिहार का मैप बना दें या कोई जैसे पाई चार्ट बना दे, फ्लो चार्ट वगैरह की मदद से कहीं बार बना दे। इस तरह का कुछ भी अगर इनोवेशन आपको लगता है, कहीं भी दिखता है, तो आप उसको पिकअप कर सकते हैं और अपनी एक नोटबुक जरूर रखें और उसमें चीज़ों को नोट करते रहें, क्योंकि आज जो आप चीज़ों को पढ़ेंगे वो याद नहीं रहेंगी मोस्ट ऑफ दी थिंग्स। तो आप उसको धीरे धीरे करके करते रहें। जहाँ तक बात अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स का है कि क्या हमें प्रीलिम्स को साथ में करना चाहिए, तो अगर कर सकते हैं तो ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिवली मैंने बोला कि प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना है और ज़्यादा समय अभी मेंस को देना है, क्योंकि प्रीलिम्स का एटलीस्ट जो करंट पोर्शन है, जो मंथली होती है, आप चाहें तो उसको अभी कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैंने देखा है कि बहुत ऐसा होगा कि आपको टाइम मिले ना मिले, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, एक बार में करंट अफेयर्स बिल्कुल नया होता है, याद भी नहीं होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मंथली अगर करंट अफेयर्स है अगर इसको पढ़ सकते हैं, तो इवन लास्ट मोमेंट पे आप कंपाइलेशन भी पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपको चीज़ें ऑलरेडी पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का सबमिट यहाँ पे, जितने ऑर्गेनाइजेशन है सबमिट यहाँ पे हुई, इनकी अपॉइंटमेंट्स ऐसे हुई, सारी इवेंट्स कहाँ कहाँ हुए हैं, किन इवेंट्स का क्या थीम रहा है, यू ऑलरेडी नो दैट, राइट।
तो आप ये काम कर सकते हैं। बेसिकली मेरा मानना है कि आप धीरे धीरे भी आपके पास चलने का वो विकल्प मौजूद है जो 70 मेंस के लोगों के पास मौजूद नहीं है। और अल्टीमेटली एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो 71st देंगे उनको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी होगी। तो इसमें अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप काम करते हुए कर सकते हैं। और अगर आपका कोई अन्य एग्जामिनेशन है तो मुझे लगता है कि आपको उस पर भी, एक और एग्जामिनेशन है तो उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको यूपीएससी देना है या यूपीपीएससी देना है, तो केवल रिलाई करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहीं जाना है तो फिर ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ मेरी प्रायोरिटी में ही यही है, तो फिर ठीक है। वो आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए अलग हो सकता है, तो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं ना। 70 मेंस की हम बात करते हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं फेब के सेकंड वीक में, और मेरा ऐसा अनुमान है कि मिनिमम अप्रैल एंड में अब ऐसा लग रहा है, या फिर मई में आपका मेंस हो सकता है। अब ये अपने पास जो टाइम है वो रफली आप मान सकते हैं 2.5 से 3 महीने का अभी भी समय बचा हुआ है। तो ये इतना भी कम समय नहीं है, 2.5 से 3 महीना। आपको ये देखना है, देखिए अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है इसका मतलब ये है कि आप बहुत फ्रेशर तो नहीं है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, सबके करंट अफेयर्स, इवन सबके कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट्स पता है। इवन आप नए भी हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। अगर आप पुराने हैं, पहले मेंस दे चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। पुराने हैं तो आपको बस जो आपका नोट्स है जो या जो आपका बुक है, आप उसको फिर से 2-3 बार रिवाइज करने की कोशिश करें और करंट अफेयर्स को उससे जोड़ दें, आपका काम हो जाता है। बट जो लोग नए हैं उनके लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो सोर्स है, क्योंकि बुक्स बदलना, चाहे 70 का मेंस हो या 71 का मेंस हो, बहुत बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये करना है कि जो करंट हैपनिंग्स हो रही हैं तो उनको कैसे आप अपने टॉपिक्स को लिंक कर सकते हैं, ये काम करेंगे। ठीक है। दूसरा काम ये करेंगे कि क्वेश्चन आंसर जो होगा ना, तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ, इनफैक्ट मेरे साथ होता है कि मेरी जो स्पीड है वो हमेशा से कम रही है, और पार्शियली आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, और पार्शियली मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों का नहीं बढ़ पाता है। तो आप स्पीड पे भी ज़रूर काम कर लेंगे कि हाँ, एक वो तभी हो पाएगा जब आप बैठकर लिखने का प्रयास करेंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद ये देखा है कि हम मतलब आंसर लिखना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप मुझे देंगे कि कुछ पढ़ना है, इनफैक्ट मेरी भी आदत रही है कि कुछ पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, लेकिन लिखने की बारी आती है तो थोड़ा कतरा जाते हैं, अच्छा बाद में लिख लेंगे, थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर लिख, कोई ना कोई बहाना हमारे पास होता है। तो आप आंसर लिखने पर फोकस करें, और साथ ही साथ रोज का जो अपने टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज तैयार भी करते चले। आप अपने टॉपिक का लिस्ट बना लीजिए, और वो PYQ पे बेस्ड होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लो कि जो हिस्ट्री पोर्शन है उसमें एक क्वेश्चन जैसे 68 और 69 में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। तो एक कोई भी एक्ट को उठा करके पूछ देते हैं, जैसे कि 1858 का ही पूछ दिया, तो 1861 का, 1892 का, कुछ भी, मतलब एक कोई उठा करके उसके फीचर्स की 1935 का आप बता दीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, हो सकता है कि इसी को, या 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको पूछ दें कि इसकी फीचर्स को बताइए, या इस पर एक शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए। तो बेसिकली आप इसमें क्या बताते हैं, थोड़ा सा बता देंगे कि किन सरकमस्टांसेस में ये आया था, एक हेडिंग दिया कि सरकमस्टांसेस। ठीक है। दूसरा दिया कि इसके क्या प्रोविजंस थे, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। और तीसरा आप दे देते हैं इवैल्यूएशन, बहुत ही कम शब्दों में 2-3 पॉइंट, 3-4 पॉइंट ऐसे करके अगर आप दे देते हैं, आपकी ठीक ठाक स्पीड है, तो आप इन 3 पैरामीटर्स पे आप इसको इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आप कर सकते हैं। एक लाइन का इंट्रो दे सकते हैं, एक लाइन का कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये आपका एक आइडियल, तो वैसे कुछ होता नहीं है, आइडियल आंसर हम कहेंगे कि ठीक ठाक पोजीशन में आप जा रहे हैं। तो आप उत्तर लिखने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग संस्थान में ही जाकर दें, ऐसा कोई मानक नहीं है। आप अपने घर पर, अपने दोस्तों के साथ, कहीं भी, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। आप कहाँ करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है,
क्योंकि मैंने देखा है कि जो कॉपीज़ का इवैल्यूएशन होता है, बहुत क्लोजली मैंने देखा है कि वो कॉपीज़ का इवैल्यूएशन ठीक से नहीं होता है, और अगर कॉपीज़ का इवैल्यूएशन ठीक से नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको जो फीडबैक मिले वो गलत डायरेक्शन में मिले। तो आप अगर किसी को जानते हैं जो ठीक ढंग से प्रिपरेशन किए हैं, आप उनसे अपनी कॉपीज़ का इवैल्यूएशन करा सकते हैं अगर आपके पास कोई नहीं है, या फिर आप पता कर लें कि हाँ इस संस्थान में कॉपी कौन चेक कर रहा है, और थोड़ा इस पे आपको मेहनत करना होगा, और तब आप कराएं। भीड़ में आप दे दिए कि हाँ कोई भी आप आदमी आपका कॉपी चेक करके दे देता है, तो मुझे लगता है कि उससे उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये आप काम कीजिए। सबसे पहले ना आप अपने डेज को ना प्लान कर लीजिए। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितना दिन है और कितने टॉपिक्स हैं आपके पास, और फिर उन टॉपिक्स को कितनी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है आपको, हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। क्योंकि जो नए हैं उनको हो सकता है थोड़ी ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत हो, जो पुराने हैं उनको रिवीजन थोड़ी कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन जहाँ करंट अफेयर्स का बात आएगा वहाँ पर दोनों लोगों को इक्वली मेहनत करने की ज़रूरत है। एक और मैंने प्रॉब्लम देखा है कि आप एक तरफ स्टैटिक पोर्शन कर लिया आपने, दूसरी तरफ करंट अफेयर्स को कर लिया, बट जब क्वेश्चन आता है ना तो हम दोनों को लिंक नहीं कर पाते हैं। तो आप लिंकेज को भी जरूर सीखेंगे कि अगर कोई भी इवेंट आपने पढ़ा है तो उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे इंडिया यूएस में अगर कुछ भी आता है तो जो इलीगल इमिग्रेशन का मैटर है, तो आप उसको करंट कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये किस किस क्वेश्चन में, क्या इंडो यूएस रिलेशनशिप पे होगा, या हमारी फॉरेन पॉलिसी का अगर कोई चैलेंज पूछता है या प्रायोरिटीज़ पूछता है, या फिर जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, या फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सेम स्टफ को आप मल्टीपल जगह पर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कोई केस लेता हूं, जैसे कि हम 2007 का आईआर कोइल्हो केस लेते हैं, तो आप इसको किन जगहों पे यूज कर सकते हैं, ये आपका टैलेंट है, और यही आपका इंटीग्रेशन का जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा आधा नंबर, एक नंबर और उसे अच्छा मार्क्स दिलाएगा। कि क्या आप बेसिक स्ट्रक्चर में इसको यूज कर पाते हैं, तो आप बिल्कुल इसको यूज कर पाएंगे। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन आता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है और ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है या क्या लिमिटेशंस है, या क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें, या फिर मान लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू बीपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जुडिशियल रिव्यू पे आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो इवन क्वेश्चन अगर आपका आता है सेपरेशन ऑफ पावर पर, सेपरेशन ऑफ पावर, तो आप तब भी आईआर कोइल्हो केस को मेंशन कर सकते हैं। मेरा कहना है कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं आप उसको जो सेम ही थीम है उसको मल्टीपल जगह पर कैसे यूज कर सकते हैं, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम, दैट इज़ वाई मैं बहुत अवेलेबल नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी समय मिलता है या जब भी कभी ये होगा तो हम बात जरूर करने का प्रयास करेंगे, और जो कुछ भी बात होगा आप बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।